दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक ऐसी दुनिया के बारे में पता चले जहां खतरनाक भूत खुलेआम घूमते हैं लोगों के बीच, जिन्हें पकड़ने का काम करते हैं घोस्टबस्टर। लेकिन तभी उनका सामना होता है एक ऐसी इविल एंटिटी से जो सभी का बाप है और जिसका मकसद है पूरी दुनिया को सफेद चादर में ढक देना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरे बहादुर दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ पुलिस वालों को दिखाने से, जो बड़ी जल्दी में किसी जगह के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। और हो भी क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि उन्हें किसी सुपरनैचुरल एंटिटी के बारे में जो पता चला था, वो सभी पुलिस ऑफिसर एक बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर दरवाजे पर हाथ लगाता है, उसका हाथ वहीं फ्रीज हो जाता है। इसके बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर का नजारा और भी भयानक था। अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो अचानक से ही बर्फ में जम चुके थे। इस पूरे रूम में सभी चीजें जम चुकी थी, सिवाय एक एंशिएंट मेटालिक बॉल को छोड़कर। एक पुलिस ऑफिसर की नजर जब उस बॉल पर जाती है, जैसे ही वो उस बॉल को टच करता है, उसका ऐसा करना ही था कि दोस्तों, सभी जमे हुए लोगों की डेड बॉडी अचानक से टूटकर बिखर जाती है और हम बॉल के अंदर किसी पावरफुल एविल एंटिटी को देखते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 120 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहां हम एक घोस्टबस्टर की टीम को देखते हैं। दोस्तों, घोस्टबस्टर वो होते हैं जो भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। इस घोस्टबस्टर की टीम में है गैरी, कैली और कैली के 2 बच्चे, बड़ा बेटा ट्रेवर और बेटी फीबी। जहां गैरी और कैली कपल हैं, तभी उन्हें अचानक से एक भूत खुलेआम न्यूयॉर्क सिटी की गलियों में घूमता हुआ दिखाई देता है। ये लोग अब उस भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फीबी अपनी लेजर गन का यूज करती है, लेकिन उस भूत पर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ट्रेवर भी अपनी छोटी रिमोट कंट्रोल कार का यूज करके उस भूत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भूत काफी पावरफुल था। वो इतनी आसानी से उनकी पकड़ में कहाँ आने वाला था। तभी कैली अपने ड्रोन का यूज करके उस भूत के पास ले जाती है और आखिरकार वो किसी तरह उस भूत को कैप्चर करने में कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन इस भूत को पकड़ने के चक्कर में उन्होंने शहर का काफी नुकसान कर दिया था। अगले सीन में हम इन सभी लोगों को शहर के मेयर के सामने देखते हैं। मेयर इनसे कहता है कि आप लोग शहर में काफी तोड़फोड़ मचा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह ऑपरेशन बंद करना होगा। इस पर गैरी समझाते हुए कहता है कि हम तो शहर को भूतों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेयर फीबी की तरफ देखकर कहता है कि आप लोगों को फीबी को फिलहाल कुछ सालों के लिए टीम से निकालना होगा, क्योंकि दोस्तों अभी फीबी सिर्फ 15 साल की होती है। गैरी मेयर को समझाता है, लेकिन मेयर नहीं मानता। अगले सीन में हम सभी लोगों को घोस्टबस्टर हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां वो रहा करते हैं, क्योंकि मेयर का ऑर्डर था कि फीबी को फिलहाल टीम से बाहर किया जाए। फीबी अपनी टीम के लोगों से काफी नाराज थी, क्योंकि अब उसे 3 सालों के लिए इस काम से बाहर रखा जाएगा। गैरी उसे समझाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये मेयर का ऑर्डर है और बस 3 सालों की ही तो बात है। इसी हेडक्वार्टर में हम उनकी एक पुरानी घोस्ट पाइपलाइन को देखते हैं, जहां वो अपने पकड़े गए घोस्ट को कैद करके रखते हैं और वो अभी अपने पकड़े गए घोस्ट को भी इसी पाइपलाइन में डालते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कैली और गैरी मिलकर उस घोस्ट को भी उस पाइपलाइन में कैद कर ही देते हैं। अगले सीन में हमें रे नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको रे के बारे में बता दूं, रे एक पैशनेट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, जो घोस्टबस्टर टीम का को-फाउंडर भी है। वो ऑकल्ट और सुपरनैचुरल थ्योरीज का मास्टर है। उसकी रे ऑकल्ट बुक नाम की एक बुक स्टोर भी है, जहां वो पैरानॉर्मल और एंशिएंट सुपरनैचुरल नॉलेज स्प्रेड करता है। रे सुपरनैचुरल आर्टिफैक्ट और चीजों को खरीदने का काम करता है। और अभी उसकी शॉप पर एक आदमी आता है, जिसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, और वो यहाँ आया था उसी इविल मेटालिक बॉल को बेचने। रे अपनी घोस्ट डिटेक्टर मशीन से जब चेक करता है, तभी अचानक से उसकी पूरी शॉप हिलने लगती है, जैसे वहां एक जोर का भूकंप आया हो। और दोस्तों, इसकी वजह थी वही एंशिएंट मेटालिक बॉल। इस बॉल की नेगेटिव एनर्जी इतनी थी कि उसका असर घोस्टबस्टर हेडक्वार्टर की घोस्ट पाइपलाइन पर भी पड़ता है और वहां एक बड़ी दरार बन जाती है। अगले सीन में हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है, जिसे ऊपर रूम से कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड लीक होते हुए दिखता है। ट्रेवर ऊपर चेक करने जाता है, उसे वहाँ एक ग्रीन कलर का घोस्ट दिखाई देता है। ट्रेवर इस घोस्ट को ट्रैप करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से भाग निकलता है।
अगले सीन में घोस्टबस्टर की टीम को एक दूसरा पैरानॉर्मल केस मिलता है और वो इसके लिए निकल जाते हैं, सिवाय फीबी के। फीबी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकती थी। फीबी टाइम पास करने के लिए अकेले ही चेस खेलने लगती है। अभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई तो है। दोस्तों, ये एक घोस्ट होता है। अब वो घोस्ट भी फीबी के साथ चेस खेलने लगता है। फीबी का पाला तो भूतों से पड़ता ही रहता था। फिर वो घोस्ट फीबी के सामने आ जाता है, जो कि एक लड़की का होता है। इस सीन में हमें घोस्टबस्टर हेडक्वार्टर में एक घोस्ट इंजीनियर को दिखाया जाता है, जो यहाँ आया था घोस्ट पाइपलाइन की मरम्मत करने। यहाँ हम विंस्टन को भी देखते हैं। दोस्तों, विंस्टन घोस्टबस्टर ऑपरेशन का लीडर और फाइनेंसर है। उसने ही घोस्टबस्टर हेडक्वार्टर को वापस फुली फंक्शनल बनाया है। घोस्ट इंजीनियर उन्हें बताता है कि एक बार यहाँ पहले भी अटैक हो चुका है, इसलिए हमने एक नया भूतों को पकड़ने का बेस बनाया है, जहाँ हम सिर्फ भूतों को कैद ही नहीं करते बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं। ये सभी लोग उस जगह जाने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हमें घोस्टबस्टर की पूरी टीम को उस बेस पर दिखाया जाता है और दोस्तों के इंटरेस्ट के हिसाब से ये जगह उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। घोस्ट इंजीनियर टीम को एक मशीन भी दिखाता है, जिसमें किसी भी सुपरनैचुरल चीज को रखने से मशीन ऑटोमेटिकली घोस्ट को उस चीज से अलग कर देती है और भूत खुद से कैप्चर भी हो जाता है। ये चीज तो घोस्टबस्टर की टीम को काफी कूल लगती है, क्योंकि वो अब तक पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल करते आए थे। अगले सीन में हमें फीबी को दिखाया जाता है, जो अपनी टीम के जाने के बाद अकेली रह गई थी। अभी उसे एक रेस्टोरेंट से भूत पकड़ने की कॉल आती है। फीबी अब अपने एक दोस्त के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाती है। यहाँ हम न्यू घोस्ट बेस को देखते हैं, जहाँ अब घोस्ट इंजीनियर उस मेटालिक बॉल को उस मशीन के अंदर डालने वाला था, और जब वो ऐसा करता है तो बॉल से नेगेटिव पावर रिलीज होती है और बॉल जोर जोर से हिलने लगती है, और फिर उस बॉल से एक खतरनाक डेमोनिक एंटिटी बाहर निकलती है। लेकिन वो एंटिटी मशीन में कैद नहीं होती और पूरे बेस में इधर उधर घूमने लगती है। घोस्ट इंजीनियर जैसे ही उस बॉल को टच करता है, उसका हाथ भी फ्रीज हो जाता है उस मशीन के साथ। इधर दूसरी तरफ हमें फीबी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ उस रेस्टोरेंट में घोस्ट को पकड़ने आई थी। लेकिन फीबी देखती है कि ये तो उसी लड़की का घोस्ट है जो कुछ देर पहले उसके साथ चेस खेल रही थी। लेकिन घोस्टबस्टर का काम होता है घोस्ट को पकड़ना, तो वो उस घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है। इसमें रेस्टोरेंट का काफी नुकसान हो जाता है और फीबी उस लड़की के घोस्ट को पकड़ भी नहीं पाती। फीबी निराश हताश वापस बेस पर आ जाती है, लेकिन फीबी देखती है कि वो घोस्ट उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुकी है। इस घोस्ट का नाम मेलोडी होता है। मेलोडी उनकी घोस्ट पाइपलाइन को देख के काफी हैरान होती है। फीबी मेलोडी को बताती है कि ये उनके नाना जी ने बनाई थी और वो भूतों को पकड़ने का काम करते थे। अभी हम मेलोडी के पीछे एक खतरनाक एविल एंटिटी को देखते हैं, हालांकि हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। मेलोडी उस एंटिटी से कहती है कि वो परेशान ना हो, वो उसके काम में ही लगी है। यानी दोस्तों, बार बार फीबी के आगे मेलोडी का आना मेलोडी की जरूर कोई चाल है। इधर हमें हेडक्वार्टर में ट्रेवर को दिखाया जाता है, जो उस ग्रीन घोस्ट को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा था। तभी उसे जोर के झटके महसूस होते हैं। सभी नीचे आते हैं और देखते हैं कि उनकी घोस्ट पाइपलाइन को किसी ने फ्रीज करके तोड़ने की कोशिश की थी, जिससे पाइपलाइन को काफी नुकसान हुआ था। अगले सीन में हम घोस्ट इंजीनियर को देखते हैं, जो सभी लोगों को उस एविल मेटालिक बॉल के बारे में बता रहा था। जैसे ही इस बॉल के पास फायर को लाया जाता है, तो बॉल जलने या मेल्ट होने के बजाय बॉल फ्रीज हो जाती है, और जैसे ही इस बॉल को बाकी दूसरे घोस्ट के सामने लाया जाता है, तो वो उस बॉल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि काफी हैरानी की बात थी। और इन लोगों ने आज से पहले ऐसी चीज कभी देखी भी नहीं थी। जिसके बाद वो उस बॉल के रिगार्डिंग उस इंसान से मिलने की सोचते हैं, जिसने उन्हें ये बॉल बेची थी। अगले सीन में हम ट्रेवर और उसकी एक और साथी को उस आदमी के घर पर देखते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि ये बॉल उसके ग्रैंडमदर की है, जो अब जिंदा नहीं है। जिसके बाद वो उन सभी को अपने ग्रैंडमदर के एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है, जहाँ काफी पुराने टाइम की एंटिक एंशिएंट चीजें रखी हुई थी। जिसके बाद वो सभी उस आदमी को अपने बेस पर लेके आते हैं और उसको चेक करने लगते हैं। वहीं वो किसी भूत से पोजेस तो नहीं है। यहाँ एक एक्सपर्ट उसका चेकअप करता है और कई सवाल करता है। हम देख पाते हैं कि जब जब उस आदमी के इमोशन चेंज होते हैं, पीछे रखी लैंप पर इसका असर पड़ता है। इधर हम रे के साथ फीबी को देखते हैं, जो अब उस बॉल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश उन्हें लेके जाती है एक फेमस पैरानॉर्मल यूट्यूब एक्सपर्ट के पास, जिसकी खुद की एक घोस्ट बुक्स लाइब्रेरी भी थी। और अब वो उस आदमी से मिलने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उस आदमी को इसके बारे में जरूर कुछ पता होगा, और वो उनसे मिलने निकल जाते हैं।
अगले सीन में हम इन तीनों को उस आदमी के सामने देखते हैं और जब ये लोग उस आदमी को उस बॉल की फोटो दिखाते हैं तो वो आदमी काफी परेशान हो जाता है। वो उनसे सवाल करता है कि वो बॉल उनके पास आखिर आई कहां से। साथ ही वो आदमी उस बॉल पर लिखी प्राचीन भाषा को भी ट्रांसलेट करता है और उन्हें बताता है कि आज से 4000 साल पहले एक राजा ने अपने युद्धों में जीत पाने के लिए गराका नाम के एक शैतान का आवाहन किया था। गराका के शक्तियों के माध्यम से राजा ने विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बाद में राजा के मन में गराका की महाविनाशक शक्तियों को पाने का लालच आ गया। उसने गराका को कैद कर उसकी शक्तियों को उससे छीनने की कोशिश की। इससे गराका बहुत गुस्सा हो गया और उसने राजा को उसकी सेना समेत सामने आने वाले हर एक आदमी को जमा के मार दिया। गराका का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करने की सोची। गराका की विध्वंसक शक्तियों को देखते हुए 4 जादूगरों की एक मंडली जो फायर मास्टर्स कहलाते थे, उन्होंने गराका के सिंहों को जो उसकी शक्ति के मूल थे को उससे अलग कर दिया और उसे एक पीतल के ऑर्ब में बंद कर दिया, क्योंकि पीतल गराका की कमजोरी थी और अब बॉल की हिफाजत की जिम्मेदारी फायर मास्टर्स की थी। जिसके बाद वो आदमी उन्हें एक पुरानी फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग सुनाता है जो 1904 में मैनहट्टन एडवेंचरस सोसाइटी के एक रिचुअल की थी। इस रिचुअल में लोगों ने गलती से गराका को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन फायर मास्टर के डिसेंडेंट्स ने उसे दोबारा ब्रास ऑर्ब में कैद कर दिया। रिकॉर्डिंग में शक्तिशाली मंत्र और स्क्रीमिंग सुनाई देती है जो दिखाता है कि गराका कितना डेंजरस था। लेकिन अभी वो इस रिकॉर्डिंग को सुन ही रहे थे, तभी वहाँ एक घोस्ट जिसका नाम द पोजेसर होता है वहाँ आ जाता है। अब ये घोस्ट उस रिकॉर्डिंग को लेके भागने लगता, तभी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। अभी उन्हें एक लायन के स्टैचू के पास वो रिकॉर्डिंग टेप्स वाला बैग दिखाई देता है। रे उसे लेने जाता है, लेकिन तभी उस लायन के स्टैचू में जैसे जान आ जाती है और ये दोस्तों काम था उसी घोस्ट का और वो उन पर हमला कर देता है। फीबी लेजर गन का यूज करती है और स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है और स्टैचू के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वो रिकॉर्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ काफी तोड़फोड़ मच चुकी थी तो मेयर कहाँ चुप बैठने वाला था। मेयर घोस्टबस्टर के ऑपरेशन को बंद करने का ऑर्डर दे देता है, उनके हेडक्वार्टर को भी बंद करने का नोटिस दे देता है और इसके साथ ही पुलिस द्वारा उनकी लेजर गनों को भी कब्जे में ले लिया जाता है। फीबी की गलती की सजा अब पूरी घोस्टबस्टर टीम को मिल रही थी। इधर अब रे उस बॉल को बेचने वाले आदमी को बताता है कि तुम फायर मास्टर के डिसेंडेंट हो, यानी फायर मास्टर की फैमिली से बिलोंग करते हो। रे उसे बताता है कि तुम्हारे पूर्वज काफी सालों से उस एंशिएंट बॉल की रक्षा कर रहे थे और वो तुम्हारी विरासत थी, तुम्हें उसे बेचना नहीं चाहिए। तुमने उसे बेचा और देखो क्या हो गया। रे उसे बताता है कि तुम ही हो जो गराका को रोक सकते हो और फायर को कंट्रोल करने की पावर तुम में भी है, तुम्हें बस उसे जागृत करना होगा। ये सब बातें उस आदमी के सिर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ये कैसे करेगा। वो फायर की एक साइड पॉइंट करता है और दोस्तों फायर उस तरफ हो जाती है और ये देखते ही वो आदमी काफी हैरान हो जाता है और अब वो उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। इधर हम फीबी को देखते हैं जो काफी उदास थी क्योंकि उसकी वजह से घोस्टबस्टर ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। अभी वहाँ मेलोडी आ जाती है। अब तक फीबी और मेलोडी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फीबी मेलोडी से कहती है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ गलत कर देती हूँ। मेलोडी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद फीबी कहती है मेलोडी चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसके बाद वो उसे घोस्टबस्टर के पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर के बेसमेंट में लेके जाती है, जहां वो उसे वही मशीन दिखाती है जो स्पिरिट्स को उनके फिजिकल ऑब्जेक्ट से सेपरेट कर देती है, जिससे घोस्ट को ट्रैप करना इजी हो जाता है। फीबी एक्साइटेड होती है और एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करती है। वो खुद उस मशीन के अंदर चली जाती है और मशीन का यूज करके वो खुद टेम्पररी घोस्ट बन जाती है। दोस्तों जो घोस्ट वॉक कहलाता है। मेलोडी इनिशियली सपोर्ट करती है लेकिन धीरे धीरे उसके रियल इंटेंशन रिवील होने लगते हैं। दोस्तों मेलोडी का रियल मोटिव होता है गराका को फ्री करवाना। उसने गराका के साथ एक डील की थी, अगर वो उसे फ्री करवाने में हेल्प करेगी तो गराका उसे आफ्टर लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसी बीच मेलोडी फीबी को एक स्पेशल मंत्र बोलने के लिए फोर्स करती है और जैसे ही वो मंत्र कंप्लीट होता है गराका फ्री हो जाता है। गराका जैसे ही फ्री होता है पूरी सिटी में एक्सट्रीम कोल्ड फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन फ्री होते ही गराका मेलोडी से अपना वो प्रॉमिस तोड़ देता है और उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। मेलोडी शॉक में होती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
तभी वहाँ बाकी घोस्टबस्टर आ जाते हैं और अपने सामने खतरनाक शैतानी एंटिटी गराका को देखते हैं। और अब वो सभी लोग मिलकर गराका को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गराका तो सभी भूतों का मालिक है, वो ऐसे पकड़ में कहाँ आने वाला था, वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैली फीबी की सोल को उसकी बॉडी में वापस से ट्रांसफर कर देती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गराका को फीबी की जरूरत क्यों थी, तो आपको बता दूं, फीबी का कनेक्शन स्पिरिट से स्ट्रॉन्ग था। गराका सिर्फ एक स्पेशल तरीके से फ्री हो सकता था और उसके लिए एक पावरफुल मीडियम चाहिए था, जो बनी फीबी। जब फीबी मशीन का यूज करके टेम्पररी घोस्ट बनी तो उसकी सोल और स्पिरिट एनर्जी और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। ये एग्जैक्टली वही था जो गराका को चाहिए था, एक ऐसे इंसान का मीडियम जिसमें हाई स्पिरिट एनर्जी हो। इधर हम गराका को देखते हैं जो अभी काफी कमजोर था। इसके बाद वो फायर मास्टर के उसी सीक्रेट रूम में जाता है और अपनी पावर के सोर्स अपने सींगों को वापस लगा लेता है, और दोस्तों जिससे उसे अपनी सारी पावर्स फिर से मिल जाती हैं। दोस्तों, क्योंकि गराका फ्री हो गया था तो अब शहर में अननेचुरल स्नोस्टॉर्म और फ्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ने लगता है। पूरी सिटी का क्लाइमेट कंट्रोल फेल होने लगता है और हर तरफ आइसी फॉग चलने लगती है। लोग बिना वजह एक्सट्रीम कोल्ड को फील कर रहे और कई जगह लोग आइस स्टैचू में बदलने लगे। घोस्टबस्टर टीम को अभी तक समझ नहीं आ रहा था ये सब आखिर किस वजह से हो रहा है, लेकिन जब रे अपनी ऑकल्ट बुक्स को चेक करता है तब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे गराका का हाथ है। रे कहता है कि हमें फायर मास्टर की जरूरत है, हमारे बीच फायर मास्टर भी है। इसके बाद वो आदमी अपनी पावर से एक कैंडल को जला के दिखाता है, जिसे देखकर गैरी कहता है कि हमें लेजर गनों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि लेजर गनों को तो पुलिस ने जब्त कर लिया था, जिस पर इंजीनियर कहता है कि मैं कब काम आऊंगा। और इसके बाद वो उन्हें हाईटेक न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सूट्स और लेजर गन दिखाता है और अब सभी तैयार हो जाते हैं गराका से लड़ने के लिए। इधर वो निकल ही रहे होते हैं तभी वहाँ वही रेड इनविंसिबल घोस्ट द पोजेसर आ जाता है और सभी चीजों को कंट्रोल करने लगता है। वो उनकी एक हाई मॉडल कार को कंट्रोल कर लेता है और लेजर गन का यूज करके ट्रेवर को निशाना बनाता है। इससे पहले ट्रेवर के शरीर के चिथड़े उड़ते वहाँ फायर मास्टर आ जाता है और लेजर गन को कंट्रोल करते हुए ट्रेवर की जान बचा लेता है। अब सारे रेड घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रेड घोस्ट एक पिज्जा में चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ एंट्री होती है उस ग्रीन घोस्ट की, जो उस रेड घोस्ट को पिज्जा समेत चट कर जाता है। इसी बीच फीबी से मिलने मेलोडी आती है, तो फीबी से माफी मांगती है। फीबी मेलोडी से नाराज थी, वो कहती है कि देखो तुमने गलत का साथ दिया और अब क्या हो रहा है। इसी बीच दोस्तों वहाँ गराका आ जाता है। सभी घोस्टबस्टर काफी डर जाते हैं और वो लेजर गनों से गराका पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों गराका पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। अब गराका उनकी आंखों के सामने ही उनकी घोस्ट पाइपलाइन को तोड़ देता है और घोस्ट पाइपलाइन के टूटते ही सारे घोस्ट वहाँ से आजाद हो जाते हैं और शहर में तबाही मचाने लगते हैं। गराका एक घोस्टबस्टर को मारने ही वाला था, अभी मेलोडी माचिस की तीली जलाकर फायर मास्टर की तरफ फेंकती है। फायर मास्टर को यही तो चाहिए था, वो अपनी पावर से चिंगारी को शोलों में बदलकर पूरी ताकत से गराका पर हमला कर देता और उससे गराका कमजोर भी पड़ने लगता है। जब सभी लोग इस चीज को नोटिस करते हैं तो वो भी अपने लेजर गन से गराका पर हमला करने लगते हैं। गराका अब कमजोर पड़ने लगा था। उसके बाद सभी लोग दम लगाकर उसी तरह मशीन को ऑन कर ही देते हैं और ऐसा होते ही गराका समेत सारे मॉन्स्टर घोस्ट पाइपलाइन में समा जाते हैं। और दोस्तों गराका के कैद होते ही शहर भी पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है और दोस्तों अब मेलोडी की सोल आफ्टर लाइफ में चली जाती है। इसके बाद सभी घोस्टबस्टर बाहर आ जाते हैं, जहां पूरा शहर उनकी तारीफ कर रहा था और यहाँ मीडिया भी थी। मेयर को मजबूरी में ही घोस्टबस्टर टीम की तारीफ करनी पड़ती है और अब मीडिया के प्रेशर में घोस्टबस्टर ऑपरेशन को फिर से एक बार चालू करने के साथ साथ फीबी को भी ज्वाइन करने की परमिशन मिल चुकी थी, जिससे सारे घोस्टबस्टर काफी खुश होते हैं। लेकिन अभी भी उनका काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ घोस्ट थे जो खुलेआम घूम रहे थे, तो उन्हें भी तो पकड़ना होगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों हमारी ये अमेजिंग सुपरनैचुरल मूवी होती है खत्म। आई होप दोस्तों आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका बस एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों फाइनली